हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, सीडीपी के भी करवा रही हूँ। ये तीसरा वीडियो है। 2011 वाले पेपर के हिंदी के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, 2013 वाले पेपर के करवा चुकी हूँ, ये 2014 वाला पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पीडीएफ थी, जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ थी, वो स्पष्ट उसमें नहीं दिख रहा था, तो सभी क्वेश्चन जो हिंदी के थे उन्हें मैंने टाइप कर लिया है, ताकि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो। स्पष्ट आप लोगों को दिखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संकर शब्द किसे कहते हैं? पहला है ग्रामीण भाषा का शब्द, दूसरा है संस्कृत भाषा का शब्द, तीसरा है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, और चौथा है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे कहा जाता है? जो शब्द दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है वह कहलाता है संकर शब्द। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? पहला है ई, दूसरा है ई, तीसरा है एक और चौथा है आ। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सुता, सुता बनेगा स्त्रीवाचक शब्द। तो इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुता जो है पर्यायवाची होता है, किसका पर्यायवाची होता है कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। पहला है अधिक समीप होना, दूसरा है कष्ट देना, तीसरा है अधिक प्रिय होना, और चौथा है पालतू होना। तो नाक का बाल मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। जब ये प्रश्न पूछा गया तो कई लोगों ने इसमें बी टिक किया कि कष्ट देना, लेकिन नाक का बाल जो होता है ये अधिक प्रिय होना इसका अर्थ होता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प है घोड़ा, दूसरा है घोटक, तीसरा है कटक और चौथा है हाय। तो कटक नहीं है अश्व का पर्यायवाची। बाकी आप तीनों देखेंगे, घोड़ा, घोटक, हाय, तो रंग, ये सभी अश्व के पर्यायवाची होते हैं। नहीं पूछा गया था। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? पहला है अस्थिर, अस्थिर, दूसरा है अडिग, तीसरा है यायावर और चौथा है गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वह यायावर कहलाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जो स्थिर नहीं रहता वह अस्थिर कहलाता है। और जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहता है, जो बात कह देता है उसका पालन भी करता है, वह अडिग कहलाता है। और जो सदैव चलता रहता है वह गतिशील कहलाता है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। और इसमें पूछा गया है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वह यायावर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इसमें बताया गया है। पहला विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है सोहनलाल द्विवेदी और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का अर्थ है, पहला है संक्षेप, दूसरा है विच्छेद, तीसरा है विस्तार और चौथा है नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। जब उस संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तब उस मेल को ही समास कहा जाता है।
पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान। दूसरा है बच्चों को व्यस्त रखना। तीसरा है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। और चौथा है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है हंसना और चौथा है लिखना। तो 4 प्रमुख कौशल होते हैं: लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। एक शॉर्ट ट्रिक से भी इसे याद रखते हैं, सुबो पली। इस तरीके से ये 4 भाषाई कौशल होते हैं। सु से होता है सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, सुबोपली। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता? तो हंसना नहीं आता, ये तो क्रिया है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 सितंबर को, दूसरा है 5 सितंबर को, तीसरा है 2 अक्टूबर को और चौथा है 26 जनवरी को। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, तो ये आपको याद रखना है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ये भी याद रखिए। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब और विकल्प लिखे हुए हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जयंती के दिन ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, पहला है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, दूसरा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, तीसरा है संगीत कला में निपुण बनाना और चौथा है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना, यानी आनंद की अनुभूति कराना और रस की अनुभूति कराना। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहला है राम जाता है, दूसरा है सीता फल खाती है, तीसरा है मेरी गाय काली है और चौथा है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ, ये पूछा गया है। तो विशेषण का प्रयोग हुआ है तीसरे वाक्य में, मेरी गाय काली है। गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? काली है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, पहला है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, दूसरा है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तीसरा है बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। जिस पात्र की बच्चे भूमिका निभाते हैं तो उससे बच्चे सीखते भी हैं। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, किस शब्द में हुआ है, ये पूछा जा रहा है। पहला है वाहनारूढ़, दूसरा है सत्ताधीश, तीसरा है गंगाजल, चौथा है रेखा चित्र। तो अधिकरण कारक का प्रयोग जहां पर हुआ है वह बताना है। तो अधिकरण कारक क्या होता है? सबसे पहले आपको कारक चिन्ह याद होने चाहिए। अधिकरण होता है मैं और पर। तो इसमें जिस कारक चिन्ह का लोप हुआ होगा जिस शब्द में, उसी में अधिकरण कारक होगा। कारक चिन्ह जो है मैं और पर, तो इसमें आप देखेंगे पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, इसमें जो कारक चिन्ह का लोप हुआ है
बीच में आ रहा है पर, वाहन पर आरूढ़। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कारक चिन्ह आपको याद कर लेने हैं अभी से, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम के समय थोड़े दिन पहले आप याद कर लेंगे, अभी से याद कीजिए, क्योंकि कारक से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है? पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है भारतेंदु काल। तो घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, और घनानंद जो हैं ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। तो ये इतना और साथ में याद रखिएगा, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी जो आशीर्वाद शुद्ध लिखा हुआ है, सी विकल्प। ये प्रश्न जो है जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिस परीक्षा में, तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। जो वाह उड़ाया, जो रा उड़ाया जाता है वो वा पर उड़ाया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसी में लोग गलती करते हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा, कर्म कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये आपको याद रखना है, कारक चिन्ह अभी से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है? पहला है हरिओध, दूसरा है निराला, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है गुलेरी। तो इनका जो उपनाम है वह अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। निराला किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चंद्रधर शर्मा का उपनाम है गुलेरी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? पहला है कवित, दूसरा है सवैया, तीसरा है पद और चौथा है दोहा। तो बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहा, डी विकल्प इसमें सही है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं, और बिहारी सतसई इनकी रचना है, तो ये भी याद रखिएगा। और बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 है, तो ये भी याद रखिए साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है? पहला है शांत, दूसरा है करुण, तीसरा है हास्य और चौथा है वीर। तो शोक किसका है? शोक है करुण रस का, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास रस का हास है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, अद्भुत रस का विस्मय है, बीभत्स रस का घृणा है, शांत रस का निर्वेद है और भयानक रस का भय है। तो ये सब आपको स्थायी भाव भी याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? पहला है अवधी, दूसरा है ब्रज, तीसरा है खड़ी बोली और चौथा है राजस्थानी। तो सूरसागर ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो ब्रज भाषा में की, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है 24, दूसरा है 26, तीसरा है 28 और चौथा है 30। तो दोहा में
दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। तो इस छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? पहला है कुलीन, दूसरा है समृद्ध, तीसरा है धनी और चौथा है कृपण। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ वह होता है कुलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जिसके पास धन संपदा हो, आधार धन संपदा हो, वह समृद्ध होता है। जिसके पास धन हो वह धनी होता है और जो कंजूस हो वह कृपण होता है। तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पहला है दाती, दूसरा है दात्र, तीसरा है दात्री और चौथा है धात्री। तो दाता का होगा दात्री, सी विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? पहला है अपादान कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है कर्म कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो लड़का पेड़ से गिरा यानी अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक होगा। अलगाव के अर्थ में अपादान कारक होता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो पापी में है गुणवाचक, गुण बताए जा रहे हैं कि वह बहुत पापी है, क्वालिटी। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है श्लेष और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो जहां उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीजक किसकी रचना है? पहला है सूर, दूसरा है तुलसी, तीसरा है कबीर और चौथा है जायसी। तो बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीर दास की रचना है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कबीर दास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 2014 वाले पेपर के। 2 वीडियो इसके पहले हिंदी की आ चुकी हैं, सीडीपी के भी करवा रही हूँ, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ईवीएस के काफ़ी समय पहले करवा चुकी हूँ। ये 2014 वाला पेपर था। हिंदी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।